अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें, जहां पर पीडीएम ने एक मोमेंटम बिल्टअप किया है। पहले गुजरांवाला का जलसा, उसके बाद हमने कराची का जलसा देखा। अब 25 तारीख को कोयटा में जलसा होने जा रहा है। यकीनन पहला जलसा मुस्लिम लीग नून ने होस्ट किया, दूसरा पीपल्स पार्टी ने, और फिर तीसरे बड़े स्टेक होल्डर जो JUI फे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो कोयटा के जलसे को होस्ट करेंगे। कोयटा चूँकि उस तरह से बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ वहाँ पर गुज़िश्ता कई अरसे में लॉ एंड ऑर्डर के मसले और दीगर मसाइल की वजह से नहीं हुई, तो एक बड़ा जलसा होगा जो पीडीएम यकीनन वहाँ पर भी करेगी। और एक बयानिया, एक मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते, और काश ऐसा होता कि ये नौबत ना आती कि हमें इदारों को बीच में लाना पड़ता या कुछ शख्सियात या इदारों के नाम लेने पड़ते, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमें अब ये नाम लेने पड़े हैं। लेकिन ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ये बड़ा वो वाज़ेह तौर पर ये बात कह रहे हैं। और फिर साथ साथ वो कहीं ना कहीं तंबीह भी कर रहे हैं, वॉर्न भी कर रहे हैं कि अब भी अगर जमहूरियत को असली शक्ल में बहाल कर दिया जाए, यानी कि उनको स्पेस दी जाए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस दी जाए अपनी सियासी सरगर्मियों की, या वो मिड टर्म इलेक्शन की या री इलेक्शन की बात करते हैं, तो फिर भी हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर जो इस वक्त पीडीएम का मौक़िफ़ है कि 3 साल इस मौजूदा हुकूमत को चलाना है, तो उसमें मसाइल ख़राबी की तरफ मजीद जाएंगे और मामलात बेहतर नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कमर दोबारा से कल कस ली। उनका ये कहना है कि अब तो किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। उससे पहले ही वो हफ्ते के दिन कह चुके थे कि नया इमरान खान आप लोग देखेंगे। अब ये नहीं समझ आती कि जब वो कहते हैं कि अपोजिशन को अब किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी, तो क्या पहले वो कोई रियायत दे रहे थे या कोई और कोई रियायत दे रहा था जो वो अब चाहते हैं कि कोई रियायत ना मिले। फिर अब वो कह रहे हैं करप्शन को अब तो हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। यानी कि पहले क्या करप्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की बात नहीं थी, या ये एक अज़्म है जो था, लेकिन चूंकि अपोजिशन ने जलसे शलसे किए, लिहाजा इस अज़्म को दोबारा से इमरान खान साहब दोहरा रहे हैं कि वो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अमली तौर पर क्या मज़ीद कर पाएंगे। जो केसेस थे उनमें से बेशतर में ज़मानतें हो चुकी, बहुत सारे केसेस अब भी चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब नायब की तहवील में हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई मंतकी अंजाम तक कोई केस या मामला पहुंच जाए, वो नहीं पहुंच पाया। कोई चीज़ हतमी तौर पर साबित होकर रिकवर हो गई हो, ये भी नहीं हो पाया। लेकिन एहतसाब की एक बात है, ये मामला किस हद तक आगे चल सकेगा, पार्लियामेंट का बिजनेस किस तरह से चलेगा, नहीं चलेगा, पार्लियामान के बाहर जिसको इस वक्त ये हुकूमत जलसियाँ करार दे रही है, वो जलसा भी नहीं कहते इन जलसों को, वो जलसी उनके बकौल ये जलसियाँ हैं। तो अगर ये बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा मौजूदा हुकूमत को इन जलसों से या जलसियों से, तो फिर ये इतने तंदुतेज़ जो बयानात हैं उनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ये एक बड़ा अहम सवाल है विच रिमेन्स देयर। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें, और साथ साथ ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पीडीएम ने अपना जो मकसद है मोमेंटम बिल्ड करने का, वो मोमेंटम क्या 2 जलसों से गेन कर लिया, या ये जिस तरह कहा जाता है गैर फितरी अलाइंस है, तो ये जितने भी जलसे कर लें ये अपना मोमेंटम नहीं बिल्टअप कर पाएंगे। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन साफ़ी और तज्जियाकार हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आप ही जहाँ मौजूद हैं, आप ही के शहर में हालिया जलसा हुआ इतवार के रोज़, क्या जोशो खरोश था, क्या फ़िज़ा थी जो आपने वहाँ पर देखी, और समझते हैं कि एक पॉपुलर सपोर्ट पीडीएम को, इनके जलसों को, इस तहरीक को मिलना शुरू हो गई है। एक मोमेंटम, मैं ये तो नहीं कहूँगा अचीव कर लिया, लेकिन एक मोमेंटम क्या बिल्टअप हो गया, या जिस तरह से हुकूमत कहती है ये जलसियाँ और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी इसको ऐसे ही देखेंगे, कोई खासी बड़ी चीज़ नहीं है ये छोटे मोटे जलसे। लेकिन जलसा जो है वो तो डेफिनेटली अच्छा था, और ख़ास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनका अरेंजमेंट था। फिर 11 जमातें हैं और जिसमें सबके थोड़े-थोड़े भी लोग हैं, तो काफ़ी लोग मैच कर सकते थे वो, और कर भी लिए थे। लेकिन बात ये है कि क्या कराची की कितनी रिप्रेजेंटेशन थी, ये देखने की बात है। बाहर से लोग कितने आए थे, उसके बाद उनको समझ क्या थी, ये बात थी देखने की। और फिर उन्होंने अपना एजेंडा क्या पेश किया। सवा दोनों मैंने जलसों में ये देखा कि एक सिर्फ पर्सनल एजेंडा है, जो ब्लेम एंड काउंटर ब्लेम। आप मतलब फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, आप पहली गवर्नमेंट को बात कर रहे हैं। आप क्या इनके खिलाफ ये निकलना चाहते हैं, या आप अवाम की सपोर्ट में निकलना चाहते हैं? ये नैरेटिव अभी तक पीडीएम जो है वो इसको एस्टैब्लिश करने में नाकाम रही। अगर आप ये कहें कि जी आपने महंगाई की बात है तो आपने कोई नहीं की है। अगर आपने और कोई ऐसी बात थी वो आपने की नहीं। आपने हमने करप्शन को ख़त्म करना है, जो बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है उसका ज़िक्र नहीं किया गया, जो एक मेन नैरेटिव होने चाहिए। एफबीआई में चोरी हो रही है, करप्शन हो रही है, वो आपने ज़िक्र नहीं किया।
आपने मनी लॉन्ड्रिंग की कोई बात नहीं की। ये जो चीज़ें हैं, आपने सिर्फ एक ब्लेम किया फेडरल गवर्नमेंट को, जिसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो सिलेक्टिव है। अगर सिलेक्टिव की बात है तो मुझे ये बताइए कि 2 साल पहले जब ये इलेक्शन हुए थे, आपने उस वक्त तो आपने ओथ भी लिए, आपने सारा कुछ कर लिया। जिस वक्त आप 2 से 2.5 साल के बाद आप पे केसेस बन गए, मियाँ साहब की पूरी फैमिली, शरीफ फैमिली बाहर चली गई। नहीं, लेकिन आप ब्रिगेड साहब उनकी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो वैक्यूम देते रहे, एक स्पेस देते रहे, वो मिसाक मैशत की बात करते रहे, वो ये कहते रहे। मौलाना फजल रहमान साहब तो डिटर्मिन थे, लेकिन अब तो उन्होंने जो ना डिलीवर कर पाना है, बढ़ती हुई महंगाई है, उसको जवाब बना के आज ये तहरीक शुरू की है। वो अपने लिए नहीं कह रहे कि हमें जेल ना भेजो, हमने इसलिए तहरीक शुरू की है। मरियम साहिबा कल भी ललकार रही थी कि जी मुझे भी जेल में डाल दे। तो ये बयानियां हम के सामने पेश करें ना सर। देखिए, बात यह है कि ये देखना है कि इसमें कितनी हकीकत है और क्या वजह है। आपकी पूरी शरीफ फैमिली बाहर बैठी हुई है, करप्शन करके मुल्क से भागे हुए हैं, लूट के पैसे गए हुए हैं, समझी बैठे हुए हैं, बेटे बैठे हुए हैं, बेटों के बेटियां, उनके हस्बैंड जो दामाद बैठे हुए हैं। डू यू हैव एनी रीजन एंड लॉजिकल रीजन और मॉरल रीजंस के आप बाहर बैठ के अपने लोगों को इंस्टिगेट करें और वो आवाम को सड़कों में निकालें? आप आए ना, आप आगे बैठे बात करें। नंबर 1। लेकिन ब्रिगेड साहब उन्होंने आपको तो जो अपना पता पूरा है, बयानिया दे दिया ना। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई, निकाला गया गलत तरीके से, मुकदमात देखिए हुए, जाति हुई झूठे ना, हुए, जाति को आप हमें भेजा कोर्ट पे गया। केस। अब इस वक्त वो आवाम से आटे और चीनी का रेट पूछ रहे हैं जलसों में। तो ये अरसलान, देखें, बात यह है कि क्या आप फिर आके अपने केस फेस करें। अगर आपके जाली भी हैं तो आके फेस करें। और फिर आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने और नैब ने ये डिसाइड किया कि अभी 3 महीने में जो रेफरेंस फाइल होगा उसका फैसला होगा और नए कोर्ट्स बन रहे हैं। मीन्स के बाय दिसंबर ये सारे केसेस फाइनल हो जाएंगे। दिस इज अ बेसिक रीजन आई फील कि बाय मैं दिसंबर ये बैकग्राउंड केसेस में फाइनल हो जाएंगे। राइटली सेड ब्रिगेड साहब। मैं जरा क्विकली मोहसिन बेग साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बेग साहब, आप समझते हैं कि ये केसेस फाइनल हो जाएं? क्योंकि ये इमरान खान साहब अब कह रहे हैं, हम तो बात करते आए, मैं और आप भी कहते रहे केसेस को कंक्लूजन को पहुंचना चाहिए, मंतकी अंजाम की बात है। इमरान खान साहब कह रहे हैं अब मंतकी अंजाम को पहुंचाऊंगा केसेस को। मैं समझा नहीं कि पहले क्यों नहीं पहुंचे, फिर वो रियायत देने की, आपको लगता है किसी को रियायत दे रहे थे वो 2-2.5 साल में? बहुत शुक्रिया अरसलान। बेसिकली इसी ये जो कल परसों उन्होंने स्पीच की है और कहा कि मैं नैब को भी और ये वो और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसी वजह से वो कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़। हुकूमत का काम नहीं है। ये जो अदारे हैं जिसको आप कहते हैं, और मैं नहीं मानता कि ये इंडिपेंडेंट हैं, आप उनको इंडिपेंडेंट रहने दें, उनको केसेस करने दें। वो अपने जो भी तरीकाकार से वो केसेस चला रहे हैं, उनको नहीं पता कि नैप लॉ सब पे तो लागू होता है, लेकिन उसमें ये भी है कि 120 दिन में आपने रेफरेंस फाइल करना है जी। उस अपनी जो कोताहियां हैं वो नैप खुद नहीं बताता। और जब हुकूमत वक्त और प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की गुफ्तगू करेगा तो उसका जो है इम्पैक्ट गलत पड़ता है। इसी वजह से वो सारे इकट्ठे भी हुए और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने एक तहरीक भी शुरू कर दी है। आप कहें तहरीक का फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूं इसका फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इकोनॉमी आपकी पहले से डूबी हुई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आप देखिए कि लोगों का जीना मुहाल है। अगर उसमें जलसे जुलूस और एक और सिलसिला चल पड़ता है तो आप यहाँ बैठ के हुकूमत कर लेंगे। हुकूमत का काम है चीजों को न्यूट्रलाइज करे, कूल डाउन करे, ना कि आप आस्तीने चढ़ाएं, मुंह पे हाथ फेरे और कहें कि मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए, ताकत इसलिए नहीं है कि आपने अपने ओपोनेंट को कुचल देना है। मैं समझता हूं कि उन्होंने करप्शन किया है, मैं समझता हूं उनके केसेस हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है इस मुल्क में 22 करोड़ लोगों ने रहना है। आप इसकी लिविंग कंडीशंस बेहतर करें। आपने अपोजिशन, सारा जोर मिनिस्टरों ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को लताड़ने पे लगाया हुआ। सारा दिन बयानबाजी होती है, एक उधर से आता है, एक उधर से आता है, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अपनी मिनिस्ट्रीज का हाल देखिए, अपनी गवर्नेंस का हाल देखिए। आपने जो मईशत के बिल्कुल साथ सही मोहसिन बेग साहब, जो बात आप देख कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, ये इस चीज़ का फुकदान हमें बड़ी हद तक नजर आता है कि अपने गिरेबान में नहीं झांका जा रहा और तमाम तर जोर जो है वो अपोजिशन के हवाले से। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी वी डोंट रियली बॉदर, हमें फिक्र नहीं है, मेरे को परवाह नहीं है ये जो भी कर रहे हैं। ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर नज़ीर लगारी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ने के साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त कौन फ्रस्ट्रेटेड आपको नज़र आ रहा है? जो केसेस बने जिस तरह से बन रहे हैं और मज़ीद बनने के भी चांसेस हैं। अब आज गुजरांवाला में हमने देखा एक मुकदमा इक़दाम कत्ल का, जिसमें खुर्रम दस्तगीर साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को नामजद कर दिया कि जी पुलिस वाले पर गाड़ी चढ़ाने की बात थी। ये मुकदमात बन रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त कौन नज़र आ रहा है? क्या बॉडी लैंग्वेज गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो आपको नज़र आ रहे हैं कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, या इस वक्त अपोजिशन जो जलसे कर रही है वो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं? अच्छा, मियाँ वाली मुझे बहुत अजीज़ है बतौर एक इलाके के, एक ख़ित्ते के, एक सरज़मीन के और अपने मुल्क का एक खूबसूरत हिस्सा होने के। लेकिन मियाँ वाली से एक पहले भी आए थे नवाब ऑफ कालाबाग, मूंछ पर हाथ फेरते थे और कहते थे ये लॉ है, और दूसरी मूंछ पर हाथ फेरते थे और कहते थे ये ऑर्डर है, और उनकी मूंछ लॉ एंड ऑर्डर हुआ करती थी। अब ये दूसरे एक मियाँ वाली से तशरीफ़ लाए हैं हमारे खूबसूरत ख़ित्ते से। हमारे नौजवान वज़ीर आज़म नौजवान इन्वर्टेड कामास में है, और दाढ़ी पर हाथ रख कर हमारे यहाँ सराइकी लोग इसी तरह करते हैं, दाढ़ी पर हाथ रख कर कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें देख लूँगा। तो बच्चे भी इसी तरह से करते हैं, और वो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें देख लूँगा। और देखने का तरीक़ाकार जो है वो ये है, मेरे ख़्याल में एक संगीन किस्म की बुखलाहट है हुकूमत की सफ़ों में, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और समझ वैसे भी नहीं आ रहा था। ये नहीं अब समझ आ रहा था कि उन हुकूमत कैसी करनी है, मामलात कैसे चलने हैं, दुनिया के साथ कैसे डील करना है, अपने मुल्क के लोगों के साथ कैसे डील करना है, अपोजिशन के साथ कैसे डील करना है, इदारों के साथ कैसे डील करना है, सिस्टम के साथ कैसे डील करना है, किसी चीज़ की समझ नहीं थी। और कहते थे हमारे पास बड़ी टीम है भाई, बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, और लेकिन मालूम हुआ इनके पास एक्सपर्ट्स तो कोई भी नहीं है, और बाहर से इन्होंने मंगवाए। इनकी टीम के आधे लोग जो हैं वो परदेसी हैं। और देख लीजिएगा कि जिस दिन हुकूमत का जब भी होता है, जब हुकूमत की रुखसती होगी तो पहले ये परदेसी चले जाएंगे। आप आधी से ज़्यादा टीम परदेसियों के परदेसी चले जाएंगे, और जो बाकी देसी हैं। लगारी साहब जरा एक चीज़ की वजाहत कर दीजिएगा, ये जो परदेसी हैं या जो कह लीजिए कि इम्पोर्ट कराने का आखिरी रिवाज जो है वो हमने देखा था मुशर्रफ साहब ने जब शौकत अजीज़ साहब को इम्पोर्ट किया था, बहुत सारे और लोग भी आए थे और अहम ओहदे संभाली। ये तो जमहूरी हुकूमत है सर, यहाँ पे क्यों परदेसी बुलाने पड़े, क्यों इंपोर्ट करने पड़े हैं? क्या एतमाद नहीं है, या यहाँ पर लोग ही नहीं है ऐसे जो डिलीवर कर सके? ये मुझे लाने वालों का नहीं पता है ना, कौन लाता है। असल में तो पता ये चलना चाहिए। मैं अब तक जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1993 में, और 27 साल पुरानी बात है, हमें तो कोई बताने को तैयार नहीं है कि जनाब ना तो हुकूमत में बैठे लोग जानते थे, ना अपोजिशन में बैठे लोग जानते थे, ना नवाज शरीफ को पता था, ना बेनज़ीर को पता था। या अचानक बीच में जो है वो मोइन कुरैशी आ गए थे। ये कौन लाया था, कहाँ से आया था, किस तरफ से आया था, बैकग्राउंड क्या था, पस मंज़र क्या था, शख्सियत क्या थी। पाकिस्तान का उसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, पाकिस्तान का उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था, और वो जो है किसी और मुल्क का पासपोर्ट रखता था, किसी और मुल्क का शनाख्ती कार्ड रखता था। उसको शनाख्ती कार्ड भी दिया, उसको पासपोर्ट भी दिया, मुल्क में भी लाए और मुल्क का वज़ीर आज़म भी बना दिया। फिर यही कुछ हुआ शौकत अजीज़ के साथ। शौकत अजीज़ आए, पाकिस्तान में वज़ीर बने, वज़ीर आज़म बने, मुल्क से बाहर चले गए। अब उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस मुल्क के शहरी हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह। अब वो तो एक आते रहे हैं पहले, तो अब तो एक पूरी की पूरी फौज जफर मौज आई हुई है परदेसियों की। और वो परदेसी आप किस किस का नाम लूँ मैं, कौन कौन कहाँ से आया है? आपने 2 साल पहले, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अरसलान साहब, आप तो उससे पहले प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और मेरे बहुत मोहतरम भाई मोहसिन बेग साहब बैठे हैं, और इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर हारिस नवाज बैठे हैं। वो कम अज़ कम मुझे बताएं, किसी ने 2 साल पहले शहबाज गिल का नाम सुना था, किसी ने जो है वो मोईद यूसुफ का नाम सुना था, किसी ने जो है अपना और बहुत से इस तरह के जो अभी जिन डॉक्टर को मिर्ज़ा साहब को फारिग किया गया उनका नाम सुना था, और बहुत से और भी हैं। साहब आप तो हमारे उस्तादों की जगह पे, और आपके तजर्बे और सहाफ़त के तजर्बे से तो हम सीखते हैं। जो बात आपने कह दी वो हरफ आखिर। मैं आगे बढ़ते हुए ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो इस वक्त एक मामला है ओवरसीज़ पे, तो इमरान खान साहब का बड़ा फोकस था, बड़ा एम्फसाइज करते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो बहुत बड़ा एक मुल्क के लिए एक कह लीजिए कि बहुत बड़ा एक असासा भी हैं। लेकिन वो जब तक ओवरसीज़ में रहते हैं तब तक ही हैं, क्योंकि वो पैसा यहाँ भेज रहे होते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही होती हैं।
लेकिन हमें ये तो नहीं पता था कि वो ओवरसीज़ पे इतना रिलाई करते हैं कि सारे ओवरसीज़ को यहाँ लाकर अपने मुआवनीन ख़ुसूसी बना दे। देखिए, ये बिल्कुल बात ठीक है कि आपको एक तो बेसिक वजह ये गाजी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे सीनियर भी हैं, लॉट ऑफ बड़े दबंग की जगह बोलते भी हैं। देखिए, अननोन पर्सन कुछ हैं, प्रॉब्लम ये है कि पहले पीपल्स पार्टी और नवाज लीग आपस में बारियां एक्सचेंज करते थे, तो दे वर ऑल नोन पीपल। अब पीटीआई है तो कुछ लोग अननोन इसलिए आगे कि उनको वाकई नहीं पहचानते हैं। आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, आई थिंक नो के क्या प्रॉब्लम है। सबसे कमजोरी देखें अरसलान ये है कि जो पीडीएम है इस वक्त वो मोमेंटम गेन कर रही है, इनिशिएटिव उनके पास है, गवर्नमेंट इज टेकिंग देम वेरी लाइटली। इसलिए कि आप देखें जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके पास 11 लोग हैं, 11 पार्टीज हैं, बड़ी पार्टी भी है, छोटी पार्टी भी है। गवर्नमेंट की निगोशिएटिंग टीम ने कौन सी एफर्ट की है, मौसम साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी मुझे बेयर आउट करेंगे। आप हमेशा कहते हैं कि इन पार्टियों को आपस में थोड़ा सा डिवाइड करें, छोटी पार्टियों को निकालें, उनको देखें क्या मुतालबात हैं। आप मैं वो जो है अपना मैंगल साहब जो अख्तर मैंगल, वो भी आपकी पहले पार्टी में थे, वायद देते आप छोटी पार्टियों को प्रॉब्लम रीएड्रेस करें, उनको तो कम से कम निकालें। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में अभी भी मैं ये फील कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पर साइड पर होगी। अब ये देखना ही है कि कैसे, अभी भी उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं काफ़ी फ़र्क हैं पीएमएलएन से, उन्होंने टेस्ट भी नहीं करने दिया नवाज शरीफ साहब को। तो लेकिन अब कैसे ये एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे ये निगोशिएट करते हैं, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है पीटीआई की। इनके जो मिनिस्टर हैं सिर्फ बातें कर रहे हैं, उनको और इंस्टिगेट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बजाय इसके कि आपको बुझाएं और तरीके से चलें, इनको कंट्रोल करें। ओवरसीज़ की प्रॉब्लम ये कि क्यों इमरान खान का काफ़ी पार्टी बाहर थी, लोगों ने बहुत वहाँ पर फंडिंग भी की है, उनको ज़ाहिर है कि जैसे जुल्फी बुखारी हैं, बट ऐसे लोगों को आई स्टिल फील दोस्ती अपनी जगह पर है, नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स ए डिफरेंट थिंग। तो आपको ऐसे लोग आने चाहिए जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है एंड दे कैन डिलीवर। यहाँ पर यही तो कमजोरी है जिसकी वजह से आज ये सब इकट्ठे हो गए हैं और वो उन्होंने पूरा थ्रेट कर लिए है, और वो जैसे भी चाहे वीक विकेट पे थे, पहले करप्शन की थी, सब कुछ किया था। नाउ इज द टाइम कि वो नहीं, यानी कि फिर तो ब्रिगेड साहब आपने जो बात कही इससे तो फिर ये हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि जी कोई तब्दीली नहीं है, कोई नया पाकिस्तान नहीं है। जो खर्चा करेगा वो रिटर्न लेगा, उसको नवाजा जाएगा। जो खर्चा कर रहा है पार्टी पे वही सेनेटर बनेगा, जो खर्चा कर रहा है वही मावन बनेगा और वही मामलात चलाएगा। मेरे ख्याल से इतने बुरे हालात तो पहले भी नहीं थे, शायद एक दो लोग ऐसे होते हों, लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे लोग ही वही हैं। देखिए, जब आपकी इतनी आवाम की तवक्कुआत आपके साथ हैं, आपने इतना लोगों को कहा कि मैं ये कर दूंगा, पैसा लूटा वापस लाऊंगा, करप्शन खत्म करूंगा, बीएड को ठीक करूंगा, तब्दीली लेके आएंगे, आप कहीं डिलीवर करें। अभी एक साल में हमेशा कहता हूँ जून 2020 से लेके जून 2021 तक का ये लिटमस टेस्ट है, एक साल। इसमें अगर ये अवाम को सेटिस्फाई करते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीनी, आटा, दाल, सब्जी। और हम इनकी कमजोरी सबसे बड़ी ये कि ये प्रोविंशियल मैटर है, खास तौर पे ये जो पेरिशेबल आइटम्स हैं ये क्यों महंगी हैं, इसके लिए प्रोविंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको उनकी प्राइस कमेटियाँ हैं, डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, कमिश्नर है। आपने क्या करें और बताएं तो लोगों को ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन आपको, पंजाब में प्राइस बहुत फर्क है, पंजाब में जो चीज़ अगर चिकन 150 रुपये किलो है तो कराची में 250 रुपये किलो है। दिस इज द डिफरेंस। ये अवाम को मुतफर कर रहा है। तो ये आप बताएं तो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या ये फेडरल गवर्नमेंट की है? फेडरल गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, 2-3 महीने में ब्रिंग एवरीथिंग डाउन बिफोर ये जो लॉन्ग मार्च की बात आती है, इससे पहले इस सब अगर ये जिम्मेदारियों का तयन हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से इस मुल्क के आधे मसाइल हल हो जाए। मसला ये है कि जिम्मेदारी का तयन नहीं होता और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मोहसिन बेग साहब से हम जानेंगे, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आ घेरा है इमरान खान साहब को और कैसे घेरा है और इनकी एंट्री कहाँ से, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, कैसे हुई है। बेग साहब से ब्रेक के बाद इनकी राय लेंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक।
बेग साहब, आप करीब रहे हैं खान साहब के, मुझे नहीं पता, शायद आज भी होंगे, दोस्ती आपकी थी उनसे। ये लोग आपको कहीं नजर आते थे बनीगाला इर्द गिर्द, कहीं कोई ये एंट्री इनकी होने के कोई चांसेस थे, या ये इक़्तिदार में आने के बाद ये तमाम लोग अचानक नमूदार हुए हैं? और फिर अगर हुए, मैं जुल्फी बुखारी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे और लोग हैं, जुल्फी बुखारी साहब तो पहले से थे, उनके दोस्त थे, जाने माने जाते थे, लेकिन ये कहाँ से लोग आए, किसके कहने पे आए, किस तरह इनकी एंट्री हुई, किस तरह ये इस वक्त फेस बन चुके हैं गवर्नमेंट का? अरसलान, ये बात तो मैं भी लोगों से पूछता हूँ कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है, नोबडी नोज। देखिए, मीडिया में हम लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ कवर करते हैं, रिपोर्टर्स हमारे जो कवर करते हैं, तो हमें पता होता है वर्कर लेवल तक भी ये कौन है। इन लोगों को मैं नहीं जानता, इनमें से एक दो हैं जिनको मैंने पहले देखा था इलेक्शन से पहले, बाकियों को तो मैं नहीं जानता। अब ब्रिगेडियर साहब के सवाल पे आ जाते हैं कि ये महंगाई जो है प्रोविंस का इशू है। प्रोविंस का इशू इसलिए नहीं है कि जब गवर्नमेंट 200% गैस बढ़ा दे उसके रेट, आप 127% इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दें, आप पेट्रोल एक दिन में 25 रुपए बढ़ा दें, तो उसका इम्पैक्ट सब चीजों पे आता है। ये नहीं हो सकता कि आप उनकी सैलरी ना बढ़ाएं और बाकी हर चीज फेडरल गवर्नमेंट रोज बढ़ा दे, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का बिल पहले 10,000 था और आज 27,000 है, तो उसने क्या कहां से लाना है? उसने उन्हीं चीजों पे डिवाइड करना है उसको। तो महंगाई, अब आप देखिए, गंदम जो थी 2017 में बम्पर क्रॉप था, क्या हुआ, किधर चली गई? आपकी कपास 12.5 मिलियन बेल्स थी, 6 मिलियन रह गई हैं। किसी ने पूछा कि एग्रीकल्चर, हमारा तो मुल्क एग्रीकल्चर है, आया उसमें हुआ क्या? जमीन उड़ के चांद पे चली गई है? कोई पूछे तो सही। महंगाई इस वजह से हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया। और वो जो मिनिस्टर साहब वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं गंदम कहां चलेगी। मकसद ये है कि जब आप सारी कमोडिटीज और सारी सब्सिडीज खत्म कर देंगे और प्राइस को आसमान पे ले जाएंगे, टैक्स आपने सारा बढ़ा दिया, उससे महंगाई नेचुरली होगी, और वो है, और आने वाले दिनों में मजीद होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अब आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन पे। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था अरसलान साहब, फेडरल गवर्नमेंट या जो हुकूमतें होती हैं वो चीजों को कूल डाउन करती हैं। यहां हम मुकाबले पे आ गए हैं। ये तो ऑपोजिशन चाहती है कि आप मुकाबले पे आए। अच्छा, जो कोई इनके वोटर सपोर्टर, इनके नादान दोस्त कहते हैं जी पिंडी वाले हमारे साथ हैं, पिंडी वाले हमारे साथ, और भाई पिंडी वाले रियासत का इदारा है, वो रियासत के साथ हैं। आपने उनके ऊपर सारी तोपों का रुख मुड़वा दिया, बिकॉज कह कह के, और ऊपर से नैब को भी छोड़ दिया, पुलिस को भी। अब देखिए जितने पर्चे हो रहे हैं, मुकदमात हो रहे हैं, इनका कोई मकसद है? कल उन्होंने जो कुछ कराची में किया, वो सफदर साहब को हीरो बना दिया। 15 घंटे उसकी ट्रांसमिशन चलती रही जी, बख्तरबंद से आ रहा है, कचहरी जा रहा है, ये हो गया, प्रेस। ये कौन लोग कर रहे हैं? आपको होटल का दरवाजा तोड़ने की भाई क्या जरूरत थी? आपने सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको मजीद पब्लिक में पता नहीं आप तक ये खबर पहुंची होगी या नहीं, एडिशनल आईजी सिंध जो हैं वो छुट्टी पर चले गए, उन्होंने कहा ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। भाई जब आप उनको पकड़ के ले जाएंगे सुबह 4 बजे, आईजी साहब को भी और एडिशनल आईजी को भी, तो वो उन उदारों को नाखून, होश के नाखून लेने चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। फिर इसीलिए वो कहते हैं ना, रियासत अबव रियासत। ये लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं या इस मुल्क की फेवर कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? इस मुकदमे का कोई फायदा था? वो दरवाजा तोड़ने का कोई मकसद था? आया वो पुलिस के लोग थे या पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई और लोग थे? मकसद ये है कि आप खुद सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं। उनकी करप्शन तो रह गई पीछे, अब तो उनकी करप्शन का जिक्र ही कोई नहीं है। अब तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। मैं आपकी बात में बड़ा वजन है बेग साहब, ये आपकी बात में बड़ा वजन है, और मैं चाहूंगा कि लगारी साहब के तजर्बे से जरा हम जानने की कोशिश करें। लगारी साहब, ये जो बात ये कह रहे हैं कि आप, और अगर उन्होंने गलत किया हुआ है ऑपोजिशन में लोगों ने, इस वक्त सर हो ये रहा है कि विक्ट्री के निशान बना के हर कोई निकल आता है बाहर, जमानत मिल जाती है, अदालत से केस कमजोर होता है। अब ये कल की बात ले दीजिए, जो साफ पानी स्कैंडल था शहबाज शरीफ साहब वाला, उसमें क्या बात सामने आ रही है, वो अब नैब उससे पीछे हट रहा है। मतलब फिर विक्ट्री का निशान बना के अगर आप हीरो नहीं बना रहे, आप एहतसाब तो नहीं कर रहे, आप कुछ रिकवर नहीं कर रहे, आप मामलात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे, जिस पर आप हाथ रखते हैं वो हीरो बन जाता है, अपनी पार्टी में भी और अपने वोटर और सपोर्टर्स में भी। आप नून लीग के, मैं कितने नाम गिन लूं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं लगारी साहब,
ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, और ये कब तक ऐसे चलेगा, और ये क्यों समझ नहीं आ पा रही, इस गवर्नमेंट को क्यों नहीं इस बात की समझ आ रही कि ये वो कर क्या रहे हैं, ये वो अब उनको मजीद हीरो बना रहे हैं और अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, ना कि उनका कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, देखें सिस्टम में जो मोस्ट पावरफुल शख्सियात रही हैं गुज़श्ता 70 साल के अरसे में, वो 4 मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो ताकत थी, जो उनका जाहो जलाल था, जो उनकी तमकनत थी, उससे पहले जनरल के ख़िलाफ़ जब माहौल हुआ तो बहुत से हीरो पैदा हुए हैं, बहुत से हीरो निकल कर आए, और कुछ पुराने लीडरशिप में से लोग आए और माहौल बना, और पहले जनरल रुखसत हो गए तो सिस्टम ने साथ नहीं दिया। दूसरी बात, जब याह्या खान थे तो मुल्क टूटा और सिस्टम ने साथ नहीं दिया। जनरल ज़ियाउल हक का हमें आज तक पता नहीं चला कि वो वहाँ से तो उड़े थे बड़े अमनो अमान, और उसके बाद वो जब उड़कर दरियाए सतलुज के दूसरी तरफ गए तो फिर क्या हो गया, तो किसी को आज तक बताया ही नहीं गया है, पता ही नहीं चला है। उसको छोड़ देते हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, नई बात करते हैं। जी जी प्लीज। जब इफ्तिखार चौधरी के मामले पर जब मामला हुआ और वो माजूल कर दिए गए, तो ये कौन सा मुआज़ा था पाकिस्तान की तारीख का कि सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट के जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं कि ये काफिला यहाँ से गुजरेगा माजूल चीफ जस्टिस का और हमने उनको सलामी देनी है। ये तो समझ में नहीं आता। तो हम मुझ जैसे जो कोर चश्म और कम समझने वाले और निस्बतन जाहिल किस्म के लोग हैं, हम समझ रहे थे कि यार ये जो है नीचे से तख्ता निकल चुका है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब अगरचे वो कह रहे थे कि मेरी खाल जो वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वो खाल उतरी हुई थी, और उसके बाद ये जाहिर हो गया था कि वो सिस्टम साथ नहीं दे रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो फंसी हुई है और सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदते जा रहे हैं। इतने गड्ढे खोद चुके हैं कि ये एक ना एक गड्ढे में एक ना एक दिन गिरेंगे। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और ये उन्हीं गड्ढों के लिए जिनको ये खोदते चले जा रहे हैं। यानी ये क्या कल जो आप ट्वीट्स देख रहे थे आली मर्तबत जनाब शहजाद अकबर साहब के, उनमें ये भी हैं जिनको मैं परदेसी समझता हूँ। जी जी बिल्कुल हैं सर। शहजाद अकबर साहब जो कल ट्वीट कर रहे थे कि कैद आज़म के हुर्मत होनी चाहिए और उनका तकद्दुस है उनके मज़ार का, आज उन्होंने नया ट्वीट किया। नहीं, सिंध हुकूमत ने किया था, हमने नहीं किया था, सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। तो अब अपनी जिम्मेदारियों से भी एक तरफ हो रहे हैं। कल तालियां बजा रहे थे, अब वो बेचारा जिसको बनाया था इन्होंने मुद्दई, वो तो एक पीटीआई के एमपीए के साथ गया था और उनका भांजा था, और उसके साथ जाकर उसने मुकदमा दर्ज कराया था। अब उसके साथ भी ये स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखें, सिस्टम का मैकेनिज्म जब देखता है कि ये पुर्जा खराब हो रहा है तो कड़क करके पुर्जा बाहर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है ऐसा ही है, कैसे वो पुर्जा जो है हट गया है। और अब ये सिस्टम जो है, जो भी है, जैसा भी है, क्या वो सिस्टम कबूल कर रहा है इनकी तमाम इस तरह की होशरुबा किस्म की बातों को दीवाना कर देने वाली बातें कि सिस्टम इन तमाम चीज़ों को, अच्छा हम जैसे ना बहुत कम देखने वाले जिनकी नज़र भी कमज़ोर है, हम अगर इसको देख रहे हैं तो क्या बाकी जो दाना लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, जो बेग साहब जैसे लोग हैं, जो हमारे ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग हैं, ये नहीं देख रहे होंगे? इनको भी पता होगा कि भाई सिस्टम जो है वो अपने पुर्जों की जो है वो देख लेता है कि कमज़ोरी कहाँ है, और फिर सिस्टम जो है आराम से उठाकर एक तरफ कर देता है। सिस्टम आराम से उठाकर एक तरफ कर देता है, और बड़े आराम से गारी साहब ने बड़ी संजीदा बात भी कह दी। ये मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए होश के नाखून लेने की बात है, समझने की बात है, और ख़ास तौर पर जो गड्ढे खोदने की बात है, ये तारीख गवाह है कि जिसने जो गड्ढा खोदा उसमें वो कहीं ना कहीं देर बाद या जल्दी खुद भी गिरा। तो ये शायद, और ये समझ लेना कि ये इक़्तिदार जो है ये हमेशा के लिए है, और शायद आपने कभी इस इक़्तिदार से नहीं हटना और किसी और ने इक़्तिदार में नहीं आना, और उसने भी केसेस नहीं बनाने या इस्तेमाल नहीं करना इदारों को। ये तमाम तर सोचें जो हैं ये मेरे ख्याल से बड़ी गलत है, और इस पर सोचो विचार अगर ये करें तो उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। हम कतन ये नहीं कहते, एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, लूट मार ज़रूर हुई है माजी में, लेकिन वो बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए और उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। जो खान साहब एहतसाब की बात करते थे, हम उनके साथ थे,
बहुत ताख़ीर से अब उन्होंने एहतसाब को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की बात की है। चले देर आए दुरुस्त है, उम्मीद करते हैं कि अब ये मंतकी अंजाम वाली बात पर भी संजीदा हों और मामलात मंतकी अंजाम को पहुँचें। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।